वेलकम बैक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आई जस्ट शेयर माय ओपिनियन। सो अगर आप मेरी बात मानकर कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए पहले खुद आप थोड़ा रिसर्च कर लो, बेटर आउटकम्स आएंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक 7 से 10% का करेक्शन इमीडिएटली नीडेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। कारण ये है कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च और डेटा एनालिसिस के बाद पता चलता है कि 90% ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड, यानी कि इतनी वर्थ नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है। नए इन्वेस्टर्स को या इनफैक्ट कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को भी एक बात बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा जनरेट नहीं होता, पैसा बेसिकली सिर्फ हाथ बदलता है। अब वो हाथ डोमेस्टिक हो सकता है और वो हाथ फॉरेन भी हो सकता है। फॉरेन हाथ बदलना क्या होता है? इंडियन मार्केट्स इंटरनेशनली इमर्जिंग मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट का मतलब लोगों को एक ऐसा मैसेज है कि इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है। इंडियन मार्केट का मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, इंडियन इंडस्ट्रियल मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। इसका हमें कैसे पता चलता है? इसका हमें पता चलता है कि इंडिया मेक इन इंडिया की बात करता है, इंडिया टेस्ला को इनवाइट करता है इंडिया में आके बनाने के लिए, इंडिया सेमीकंडक्टर बनाने की बात करता है, इंडिया फॉक्सकॉन जैसे इन्वेस्टमेंट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बना रहा है, यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो करना एक इंडिया का एम्बिशन है और ये एम्बिशन दुनिया को नज़र आ रहा है। इंडिया अगर एम्बिशियसली ग्रो करना चाहता है तो इसका ये मतलब है कि इंडिया अपने सामान को बना के बाहर भेजना चाहता है, और अगर बाहर सामान भेजा जाता है तो वहाँ से पैसा इंडिया के अंदर आएगा, फॉरेन फंड्स का इनफ्लो होगा। अब ये इनफ्लो या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो सकता है या स्टॉक मार्केट के थ्रू हो सकता है। इस केस में इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें एक रियल ग्रोथ नज़र आएगी क्योंकि वो पैसा बाहर से आया है। अब इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पैसा इंडिया का इंडिया में ही लगता है, तो बेसिकली ब्रॉड लेवल पे वो ग्रोथ नज़र नहीं आएगी और उस ग्रोथ का कोई सेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा इस मार्केट को इस ग्रोथ के सस्टेन करने के लिए। आपको देसी भाषा में समझाऊंगा, कोई FII, इनफ्लो, फंड फ्लो, आउटफ्लो कुछ नहीं, सिर्फ देसी भाषा में समझाता हूँ। आपके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बैंक्स के लिए लो कॉस्ट फंड का एक ज़रिया था। लो कॉस्ट फंड का मतलब अगर आप किसी से 1000 रुपये उधार लेते हैं और बदले में कहते हैं कि मैं 1 महीने के बाद तुम्हें 1500 रुपये दूंगा, ये ऑप्शन एक। और अगर दूसरा ऑप्शन है कि आप 1000 रुपये किसी से लेते हैं और 1 महीने के बाद आपको सिर्फ उसे 1100 रुपये देने हैं, तो 1500 रुपये वाला जो फ़ंड आपका है, जो आपने फ़ंड रेज़ किया है, वो हाई कॉस्ट फंड हुआ। और जिस बंदे को आपको 1100 रुपये देना है 1 महीने के बाद, वो कंपेरेटिवली आपके लिए लो फंड है। इंडियन बैंक्स में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो फंड रखते थे इंडियंस, वो लो कॉस्ट था। लो कॉस्ट मतलब उस पर 3-4% मैक्सिमम ब्याज देते थे बैंक, उससे ज़्यादा ब्याज नहीं देते थे। अब 2016 के बाद से कोई क्रिटिक कुछ भी कहे, इंडियंस ने एक आदत सीख ली है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। पहले भी करते थे, 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा होने लगे, फ्री इंटरनेट आने के बाद से और भी ज़्यादा हुआ, और कोविड के बाद तो लोग पगला ही गए हैं। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पगला ही गए हैं। सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो पैसा है उसके साथ करना क्या है, जो स्टॉक मार्केट है उसके साथ करना क्या है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब अगर सिर्फ बैंक से पैसा निकलकर स्टॉक मार्केट में चला जाता है तो ये एक आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक इस मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। कारण ये है कि बैंक्स लोन देते हैं, लोन से गाड़ियाँ आती है, लोन से घर आते हैं, लोन से ही सारी चीज़ें खरीदी जाती है जो इंडस्ट्री चलाती है, जैसे लैपटॉप हुआ, फर्नीचर हुआ, महंगे कपड़े हुए, सोना हुआ। ये सारी चीज़ें तब खरीदी जाती है जब आदमी के हाथ में पैसा हो। पैसा यूजुअली लोन के थ्रू अरेंज किया जाता है। ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में तो प्योरली लोन का काम चलता है। अब लोन बैंक्स तब दे सकते हैं जब उनके पास पैसा हो। अब पैसा अगर होगा तो ही लोन होगा। अब पैसे की प्रॉब्लम ये है कि पैसे की एक कॉस्ट होती है, ठीक है। जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट थे उनकी कॉस्ट कम थी। वही पैसा अगर FD में रख देते हैं, FD जैसा कि आप समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। सेविंग पे, करंट पे 3%, 4% बैंक देता है, तो लोन 8-9% पे दे देता है। अब अगर पैसा ही 8-9% पर आ रहा है तो लोन डेफिनेटली महंगा होगा। अब लोन अगर महंगा होगा, जब महंगे लोन होते हैं तो कंज्यूमर डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। अब अगर डिमांड कम हो जाएगी
तो पैसा कहाँ से निकलेगा? अगर लोगों के पास पैसा हाथ में कम है तो स्टॉक मार्केट में पैसा कम जाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा कम जाएगा, दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू कम होगी, स्टॉक की वैल्यू कम होगी, फिर मार्केट में पैसा आ जाएगा, फिर मार्केट में पैसा आ जाएगा तो लो कॉस्ट फंड हो जाएंगे, लो कॉस्ट फंड हो जाएंगे तो इंटरेस्ट सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा तो पैसा वापस लोगों के हाथ में आ जाएगा। तो टू बी फ्रैंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस समय अगर इंडिया को यही ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रखनी है, जो कि मुझे लगता भी है रख लेगा, मैंने वीडियो ज़रूर एक मार्केट करेक्शन पर बनाया है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि मार्केट करेक्शन बिल्कुल नियर है, ऐसा नहीं है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, विदेश से पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं SIPs पर, कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड्स की उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, इतना ज़्यादा आ गया कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हर किसी स्टार्टअप के लिए ही वो एक बल्क में डिपॉजिट डील कर ले रहे हैं या उल जुलूल स्टॉक्स में पैसा लगा के उनको पंप कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना सा बताना है कि मार्केट करेक्शन डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया में आएगा, आना ही है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 7-8% का तो आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द डे कॉमन मैन सफ़र करेगा, और जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसके बाद तो खैर स्टॉक मार्केट अपने आप ही नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी अगर इमीडिएटली आ जाता है तो इट विल बी बेटर फॉर द इंडियन कॉमन मैन इन द लॉन्ग रन। और बाकी फॉरेन इन्फ्लोज हो रहे हैं, उसका भी एक कारण ये रहा कि जो US के बॉन्ड्स का यील्ड था, एग्जैक्ट टर्म यही है, न्यूज़ में तो आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला जो आउटपुट था, बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाले जो प्रॉफिट था, वो पिछले कुछ समय से कम हुआ है। जब लोगों के पास पैसा रखा था US के अंदर, जो बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको प्रॉफिट कम मिल रहा था, इंटरेस्ट कम मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा इंडियन इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इमर्जिंग मार्केट सिर्फ इंडिया का नहीं है, चाइना का मार्केट भी इमर्जिंग कहा जा सकता है अप टू एन एक्सटेंट। ताइवान के अंदर भी मार्केट है, हांगकॉन्ग के अंदर भी मार्केट है, जापान के अंदर मार्केट है, साउथ कोरिया के अंदर मार्केट है। इन सारे मार्केट्स में फर्स्ट वर्ल्ड पैसा डालता है। जब इनको लगता है कि यहाँ पे आधा % ज़्यादा मिल रहा है, 2% ज़्यादा पॉसिबल है, या ग्रोथ ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है, तो वो पैसा उठाकर उस मार्केट से इस मार्केट में डाल देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा जनरेट नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ हाथ बदलता है, वो हाथ डोमेस्टिक भी होता है, वो हाथ फॉरेन का भी होता है। इस समय इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात को लोग रिजॉइस कर रहे हैं, लोग इंडिया के विजनरी एक एम्बिशियस विजन को उसी फॉर्म में देख रहे हैं जिस फॉर्म में इंडियन लीडरशिप दिखाना चाहती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको ये वीडियो बहुत लंबा लगता है, आगे नहीं देखना चाहते, तो इन शॉर्ट ट्रेड केयरफुली, कोई लंबी पोजीशन मत लीजिए, अपने पैसे भी खेलिए, कर्जा लेकर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ट्राई कीजिए परफेक्टली वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। यूट्यूब वीडियोस देख के तो डेफिनेटली आप स्टॉक मत लीजिए, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है, और अगर रातों रात आप करोड़पति बन भी जाते हैं तो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, विद इन अ डिकेड वो पैसा आपके हाथ से बाहर जाना डेफिनेट है, वो पैसा आपके हाथ से चला ही जाएगा। सो ग्रोथ स्टोरी को धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड कीजिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली आने वाले समय में ऑप्टिमिस्ट रहकर ब्राइट साइड दिखती है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, किसी और का पैसा लेके मार्केट में मत लगाइएगा। जय हिंद, थैंक यू।